हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित या आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि G20 से संबंधित है और आप सभी जानते हैं आजकल G20 का बोलबाला है क्योंकि भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई हुई है। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन 2008? 2008 में पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। पेरिस, टोक्यो, बर्लिन या फिर वाशिंगटन डीसी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी? किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सौराष्ट्र। तो आपको जानना चाहिए, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। ये फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया है। ये सौराष्ट्र का दूसरा विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल है। इससे पहले 2007-8 सीजन भी जीत चुके हैं। आपको जानना चाहिए, सौराष्ट्र के कैप्टन जयदेव उनादकट रहे और महाराष्ट्र के कैप्टन रहे ऋतुराज गायकवाड़। अगर हम और कुछ अवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ये शेल्डन जैक्सन को मिला है। सौराष्ट्र के 133 रन इन्होंने बनाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़। मोस्ट रन्स एन जगदीशन तमिलनाडु के। मोस्ट विकेट्स वासुकी कौशिक कर्नाटक के। अच्छा, आपको एक फैक्ट और जानना चाहिए, जो रणजी ट्रॉफी होती है या ये जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, तो इनमें महाराष्ट्र की 3 टीम होती है, मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ। तो ये तीनों ही महाराष्ट्र स्टेट से हैं। इसी तरह से गुजरात स्टेट की भी 3 टीम होती हैं, गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये लिमिटेड क्रिकेट होता है, लिमिटेड ओवर मैच होता है। विच पेमेंट्स बैंक हैज टाइड अप विद प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज टू एक्सपैंड पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया? भारत में पैन कार्ड जारी करने की सेवाओं का विस्तार करने के लिए किस भुगतान बैंक ने प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो आपको जानना चाहिए, फिनो पेमेंट्स बैंक ने टाई अप किया है प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज, जिसे पहले NSTL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके साथ टाई अप किया है किस लिए? टू एक्सपेंड पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो पैन कार्ड इशू करने की जो सर्विसेज हैं खासकर की रूरल एरियाज में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये टाई अप किया गया है। बाकी आप जानते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO ऋषि गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है, कदर आपकी मेहनत की। हु एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हंसराज गंगाराम आहिर। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं हंसराज गंगाराम आहिर। इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि NCBC के चेयरपर्सन के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 16वीं लोकसभा में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। शुरुआत में इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 2016 तक इसको 7 बार
रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद 8वीं बार जो फिलहाल जो प्रेजेंट कमीशन है, ये 8वीं बार इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। किसके थ्रू? द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जहां पर आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी आपका एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित। ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा 338B ये इंसर्ट किया गया था। और जो ये कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। आपको बता दें इस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। विच बुक हैज वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022? किस बुक ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो जानिएगा द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, जिसे शेखर पाठक द्वारा लिखा गया है और हिंदी से इसको ट्रांसलेट किया गया मनीषा चौधरी के द्वारा। इन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 जीता है, जिसमें कि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपको जानना चाहिए ये 5th एडिशन है इस अवार्ड का और ये अवार्ड न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2018 में स्थापित किया गया था। कंटेम्प्रेरी इंडिया के थीम को मद्देनजर रखते हुए जो भी नॉन फिक्शन वर्क है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हु वॉन मिस अर्थ 2022 टाइटल? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, मीना सुई चोई। तो जानिएगा जो ये मिस अर्थ कंपटीशन है, साउथ कोरिया पिछले 20 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन कभी जीत नहीं पाया है और इस बार 24 साल की मीना सुई चोई ये मिस अर्थ 2022 बन गई हैं। आपको जानना चाहिए 22nd एडिशन रहा है इस मिस अर्थ कंपटीशन का और ये फिलीपींस में संपन्न हुआ। इनके अलावा मिस फायर 2022 एंड्रिया अगुइला रही हैं, मिस वाटर 2022 नदीन आयुब रही हैं और मिस एयर 2022 शेरिडन मोडलोक रही हैं। What is India's position in the global aviation safety ranking by the International Civil Aviation Organization ICAO? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 48th। तो आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जारी की गई है और भारत ने अब तक का सबसे अच्छा स्थान यहाँ प्राप्त किया है। 48वीं पोजीशन पर भारत रहा है। आपको बता दें 4 साल पहले भारत इसमें 102वें नंबर पर था जब ये रैंक लास्ट टाइम जारी की गई थी। आपको जानना चाहिए कंट्री का जो स्कोर है सेफ्टी एलिमेंट्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 85.49% रहा है। चाइना, इसराइल और टर्की से आगे है। इस रैंकिंग में सिंगापुर ने टॉप किया है, उसके बाद UAE है और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है। यहाँ आपको जानना चाहिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ये चीफ हैं अरुण कुमार। बाकी आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। Who will head the committee formed to review the मनरेगा's efficacy? मनरेगा की प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी अमरजीत सिन्हा है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसके तहत ये देखा जाएगा कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है यानी कि जो मनरेगा स्कीम है क्या ये इफेक्टिवली कार्य कर रही है, जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, क्या ये उस पर खरा उतर रही है या फिर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये कमेटी जो फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं अमरजीत सिन्हा इनके द्वारा हेड की जाएगी और इस स्कीम को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या चेंजेस लाए जाएं ये कमेटी बताएगी। आपको जानना चाहिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट साल 2005 में पास किया गया था
और इसके तहत 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क पर ईयर दिया जाता है। 1/3 जॉब्स विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व रहती हैं और करंटली 15.51 करोड़ एक्टिव वर्कर्स इस स्कीम के तहत एनरोल्ड हैं। A conference titled वायु द वाइटल लाइफ फोर्स was organized in which city? किस शहर में वायु द वाइटल लाइफ फोर्स शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर है। आपको जानना चाहिए सुमंगलम पंचमहाभूत सीरीज की जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है जिसका टाइटल वायु द वाइटल लाइफ फोर्स रहा है, ये हाल ही में शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुई है। आपको जानना चाहिए जो सुमंगलम पंचमहाभूत सीरीज है इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आकाश फॉर लाइफ ये नवंबर 2022 में देहरादून में संपन्न हुई थी। और अगर हम पंचमहाभूत के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो नेचर में प्रत्येक चीज एवरीथिंग ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इनमें से अगर किसी भी एलिमेंट में कुछ इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट की तरह साबित होता है। इसलिए जो क्लीन एयर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है लाइफ सस्टेन के लिए। इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द 2022 इंटरनेशनल सेप कटकरा फेडरेशन वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया। तो देखिए दक्षिण कोरिया में 2022 अंतर्राष्ट्रीय सेप कटकरा फेडरेशन विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, थर्ड। तो जानिएगा 2022 इंटरनेशनल सेपा कटकरा फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कि दाइजियोन साउथ कोरिया में हुआ है, यहाँ पर भारत ने 4 मेडल्स जीते हैं जिनमें कि गोल्ड भी शामिल है। तो ओवरऑल अगर हम मेडल टैली की बात करें तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इसमें भारत ने जीते हैं। और ओवरऑल अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो तीसरे नंबर पर भारत रहा है, थाईलैंड और यूएसए के बाद। और स्पोर्ट्स इवेंट की अगर हम बात करें तो भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं। एशियन रोइंग चैंपियनशिप जो कि पटाया थाईलैंड में हुई है, भारत यहाँ पर 5th पोजीशन पर रहा है जबकि चाइना ने टॉप किया है। एक और इवेंट की बात करें तो इंडियन शूटर रुद्रांश पाटिल काफ़ी चर्चा में रहे, पहले भी याद रखिएगा रुद्रांश पाटिल किससे संबंधित हैं? ये शूटर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ है ये जीत लिया है। इन्होंने डेनिलो सोलासो जो कि इटली के इनको हराया। साथ ही भारत की अंजुम मौदगिल इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। अन्ना जैनसन से ये हार गई है। As per the World Bank's Migration and Development Brief, remittance flows to India are predicted to increase by 12% and hit $100 billion for the first time this year. विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार भारत में प्रेषण प्रवाह में 12% की वृद्धि और इस वर्ष पहली बार $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत आप सभी जानते हैं टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस है, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश में भेजते हैं। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो भारत अपना ये जो स्टेटस है ये मेंटेन रखेगा इस साल भी, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहली बार भारत में जो रेमिटेंस है ये $100 बिलियन टच कर सकता है, यानी कि 12% से बढ़ सकता है। मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस से काफ़ी आगे रहने वाला है भारत। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इनमें जो रेमिटेंसेज हैं इनमें 5% की वृद्धि देखने के लिए मिली है 2022 में। और कितना हुआ ये? $626 बिलियन। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड EDCF लोन टू डेवलप नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। भारत और किस देश ने नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित करने के लिए आर्थिक विकास सहयोग कोष ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी साउथ कोरिया है। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो साउथ कोरिया है उसके द्वारा फंडिंग की जा रही है।
तो इस फंड का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। तो इसी फंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। कितने की फंडिंग है? 1495.68 करोड़ रुपए की। आपको जानना चाहिए भारत ने जो साउथ कोरिया है इसको भारत का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पार्टनर अक्टूबर 2016 में घोषित किया था, डेजिग्नेट किया था। और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो फंड कर रही है भारत में। आपको बता दें कि इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 में जो है संपन्न हुई थी, यानी कि दोनों के जो रिलेशन है उसको अपग्रेड कर दिया गया था 2015 में एज अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बात करें साउथ कोरिया की तो प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैन डक सू हैं, कैपिटल सियोल है, करेंसी यहाँ की साउथ कोरियन वॉन है। अच्छा, यहाँ की स्क्रिप्ट जो है, यहाँ की स्क्रिप्ट है हंगुल, ये याद रखिएगा। जो आप साउथ कोरियन लेटर्स देखते हैं ना वो हंगुल स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। हाउ मच ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022? नवंबर 2022 के महीने में कितना सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1,45,867 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी। तो जानिएगा नवंबर 2022 के महीने में जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू है ये 1,45,867 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें कि सीजीएसटी 25,681 करोड़, एसजीएसटी 32,651 करोड़ और आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपीस रहा है। सेस इसमें 10,433 करोड़ रहा है। आपको बता दें लगातार 9वें महीने जो हमारा जीएसटी रेवेन्यू है ये 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। तो यदि हम बात करें गवर्नमेंट ने जो रेगुलर सेटलमेंट किया है यहाँ पर, तो सीजीएसटी के लिए 33,997 करोड़, इसी तरह से एसजीएसटी और इसी तरह से आईजीएसटी के लिए किया है। अच्छा, तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है सेंटर एंड स्टेट का आफ्टर रेगुलर सेटलमेंट्स, तो ये रहा 59,678 करोड़ रुपए सीजीएसटी और 61,189 करोड़ एसजीएसटी। आपको बता दें जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है सरकार को गुड्स के इंपोर्ट से वो 20% हायर रहा और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से जो रेवेन्यू मिला है वो 8% हायर रहा है अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करें। आपको बता दें जो रेवेन्यूज है नवंबर 2022 महीने के लिए 11% हायर रहे हैं जो जीएसटी रेवेन्यू रहा पिछले महीने उसकी तुलना में। The NPCI has extended the deadline for implementation of 30% market cap on Unified Payments Interface Volume till December 31st, 2024. NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वॉल्यूम पर 30% मार्केट कैप के कार्यान्वयन की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वॉल्यूम पर जो 30% मार्केट कैप का प्रोविजन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई लगाने वाला था, उसकी डेडलाइन को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कर दिया गया 31 दिसंबर 2024 तक। इससे पहले जो डेडलाइन थी ये 31 दिसंबर 2022 थी। आपको बता दें यहाँ पर एनपीसीआई का ये कहना है, देखिए जो यूपीआई का जो पूरा मार्केट है तो उसमें जो थर्ड पार्टी ऐप्स है जैसे पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, है ना, एक तरफा इनकी मोनोपोली चल रही है। तो एनपीसीआई ये चाहता है कि एक कैप लगाई जाए कि आपके पास टोटल यूपीआई का इतना ही वॉल्यूम जो है आप हैंडल कर सकें। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले लाइन में फ़ोनपे के पास जो पूरा यूपीआई का जो मार्केट शेयर है उसका 47% फ़ोनपे के पास है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम देखें तो फ़ोनपे सबसे ज़्यादा हैंडल कर रहा है यूपीआई के जो भी मार्केट शेयर है। उसके बाद फिर गूगल है 33% और फिर लगभग 15% के आसपास पेटीएम के पास है ना। तो इसको कैप करना चाहता है ताकि जो ये यूपीआई मार्केट है इस पर केवल ये जो चुनिंदा 2-3 ऑपरेटर हैं इन्हीं का ही कब्जा ना रहे। तो इसलिए 30% ही कैप लगाना चाहता है कि 30% ही से ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते आपके उसमें मार्केट शेयर यूपीआई में।
तो इसी की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। समझ रहे हो आप बात। अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसका है यूपीआई में, तो फ़ोन पे 47%। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नवंबर के महीने में जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं यूपीआई के थ्रू जो हुई हैं उनमें 1.7% ही गिरावट देखने के लिए मिली है। और कितने रुपए के ट्रांजेक्शन हुए, 11.9 लाख करोड़ रुपीस के ट्रांजेक्शन हुए हैं। Amara Raja Batteries has signed an MOU with which state government to set up a facilities for lithium ion battery। अमारा राजा बैटरी ने लिथियम आयन बैटरी की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो जानेगा ऑटोमोटिव बैटरी मेजर अमारा राजा बैटरीज, इन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये राज्य में रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर लिथियम आयन बैटरी को सेटअप करेंगे। तो ये फैसिलिटी कहाँ पर सेटअप होगी? महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। और जो ये अमर राजा बैटरीज हैं ये 9500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल में इस प्रोजेक्ट के लिए। Which institution has announced the launch of applications for community innovator fellowship? किस संस्थान ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नीति आयोग। तो आपको जानना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, इन्होंने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप CIF इसके लिए एप्लीकेशंस लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें ये जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो इनिशिएटिव है इसको अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग UNDP इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके चलाता है। अच्छा, इसमें आपको ये जानना चाहिए कि फ़िलहाल 22 कम्युनिटी इनोवेटर फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सहायता यहाँ पर की जा रही है। अब ये कम्युनिटी इनोवेटर क्या है? देखिए, कम्युनिटी इनोवेटर मतलब कि कोई इंडिविजुअल कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम जैसे एक कम्युनिटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, तो उससे संबंधित कुछ आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लाएं, कुछ नया आविष्कार करें, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी इनोवेटर। जो इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है उनसे निपट लेंगे। कोई आप कुछ ऐप बना रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी इनोवेटर्स। तो इस तरह के 22 कम्युनिटी इनोवेटर्स हैं जिनको अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो ये प्रोग्राम है आपका कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, इसके तहत गाइड किया जा रहा है। अच्छा, जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके मिशन डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। द सेंटर इज कोलैबोरेटिंग विद विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नेंस। प्रशासनिक सुधारों और सुशासन पर केंद्र किस राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। देखिए, सेंटर यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नेंस के लिए। तो 6 मेंबर का डेलीगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया मुंबई, और इनका नेतृत्व किया वी श्रीनिवास ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं। तो ये मुंबई गए हैं और एक रोड मैप तैयार किया गया है इससे संबंधित कि किस तरह से राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस लाई जाए। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है SS राजमौली। तो आपको जानना चाहिए फिल्म मेकर कदूरी श्रीशैला श्री राजमौली यानी कि SS राजमौली, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। आप सभी जानते हैं इनकी फिल्म RRR ये वेस्टर्न मार्केट में भी जो है काफ़ी अच्छे तरह से चल रही है। आपको जानना चाहिए एक प्री इंडिपेंडेंस फिक्शनल स्टोरी है RRR, इसमें रामचरण है और जूनियर NTR है जो कि अलूरी सीतारामा राजू और कोमलन भीम की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर की बात करें तो टार को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस कैटे ब्लैंचेट को दिया गया है, कॉलिन फेरेल इनको बेस्ट एक्टर बताया गया है, साथ ही की हाय क्वान इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया। के पाल्मर इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। Assets under management of NBFCs to grow by what % in fiscal year 23 according to CRISIL?
क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 23 में एनबीएफसी के प्रबंधन के तहत संपत्ति कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 13 to 14%। देखिए जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसीज हैं इसमें 13 से 14% की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है फिस्कल 23 में, ऐसा कहा है क्रिसिल ने। साथ ही ये भी कहा है कि जो हाउसिंग लोन सेगमेंट है इसमें 40 से 45% की वृद्धि देखने के लिए माफ कीजिएगा, जो हाउसिंग लोन सेगमेंट है इसमें 13 से 15% की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है फिस्कल 24 में। RBI announced a 4-tier regulatory framework for urban cooperative banks. What should be the minimum net worth of Tier 1 urban cooperative banks which are operating in a single district? RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की। टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य क्या होना चाहिए जो एक ही जिले में काम कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपीस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कैटेगराइजेशन के लिए। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी यूनिट्स हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो भी यूनिट्स हैं और जिनका डिपॉजिट, जिनमें जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ रुपए तक का है तो वो टियर 1 में आएंगी। अच्छा, जिनमें डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 1000 करोड़ से 1000 करोड़ से कम है, यानी कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में है, वो टियर 2 में आएंगी। जिनका डिपॉजिट 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है वो टियर 3 में आएंगी, और जिनका डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है वो टियर 4 में शामिल की जाएंगी। साथ ही इसमें ये बताया कि ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो टियर 1 में है और सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बाकी और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं किसी भी टियर में, उनकी मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके पास फिलहाल ये जो ऊपर मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बताई गई है इतनी नहीं है इनके पास, तो इन्होंने ये मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ फेस्ड मैनर में अचीव करनी होगी। ठीक है, और 31 मार्च 2026 तक कम से कम 50% जो नेटवर्थ है वही अचीव कर लीजिए आप, है ना। और जो एंटायर नेटवर्थ है वो आपको 31 मार्च 2028 तक हासिल करनी होगी या अचीव करनी होगी, ये बताया गया है। साथ ही भी बताया गया है कि जो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मिनिमम, टियर 1 के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 9% का मेंटेन रखना है, और जो टियर 2 से टियर 4 तक के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स ये 12% के रखने हैं, और ये सर्कुलर 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। India's GDP grew at what % in second quarter of 2022-23? 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 या फिर फिजिकल 23, इसके सेकेंड क्वार्टर के लिए जारी कर दिया है। सेकेंड क्वार्टर का मतलब होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इसमें बताया गया है कि जो रियल जीडीपी है या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में 38.17 लाख करोड़ रुपए की रही है, यानी कि 6.3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। वहीं नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये 65.31 लाख करोड़ की रही है, यानी कि 16.2% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। साथ ही जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, यदि हम अप्रैल से सितंबर 2022-23 की बात करें, यानी कि जो फर्स्ट हाफ रहा है ये 75.02 लाख करोड़ रुपए की रही है, यानी कि 9.7% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। वहीं जीडीपी एट करंट प्राइसेस, यदि हम फर्स्ट हाफ की बात करें, वही अप्रैल से सितंबर 2022-23 करंट प्राइसेस पर जीडीपी 130.26 लाख करोड़ की रही है, यानी कि 21.2% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। आपको बता दें जो ग्रोस वैल्यू एडेड
जो रहा है जीवीए जो रहा है सेकंड क्वार्टर में, ये 5.6% से बढ़ा है और कितना रहा 35.05 लाख करोड़ रुपए का जुलाई से सितंबर के बीच में। आपको जानना चाहिए जीडीपी और जीवीए किस तरह से रिलेटेड है। तो जीडीपी इक्वल्स टू होता है जीवीए प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये फॉर्मूला होता है जीडीपी और जीवीए के बीच में संबंध होता है। साथ ही आपको जानना चाहिए अब जो नेक्स्ट रिलीज आएगी क्वार्टरली, जो जैसे ये है ना, अब जो नेक्स्ट क्वार्टरली जो रिलीज आएगी वो अक्टूबर से दिसंबर महीने की लिए आएगी और कब रिलीज होगी 28 फरवरी 2023 में। अच्छा, इस मंथ की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बुलेटिन भी जारी किया था जिसमें बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ है ये 6.1 से 6.3% रहने वाली है इस फिस्कल ईयर के सेकंड क्वार्टर के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हाट डज एनजेएसी स्टैंड फॉर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। व्हेन वाज द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च्ड? September 2014. This year, total 44 awards have been presented in the National Sports and Adventure Awards 2022, 18th edition of Yuddha Abhyas between India US Army exercise held in Oli district of Uttarakhand. According to the United States Embassy in New Delhi, the US government issued 82,000 visas of what kind to Indian nationals during the summer of 2022? Answer is students visa. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the wages of अनस्किल्ड वर्कर्स मस्ट बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज? 15। ये इसका आंसर आप में से सभी एस्पिरेंट्स ने रॉन्ग किया है। शायद आप समझ नहीं पाए, अगर समझते तो शायद आप सही आंसर कर देते। इसमें पूछा है कि जो उनका जो वेजेस है ना अनस्किल्ड वर्कर्स का, वो कितने दिनों के अंदर अंदर पे होना चाहिए? तो 15 दिनों के अंदर अंदर पे होना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर आप पे नहीं करते हैं कार्य पूरा होने के साथ, तो आपको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा उनको। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच वेस्ट इंडीज क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आईपीएल एंड वाज मेड द बॉलिंग कोच ऑफ हिज टीम फॉर 2023? आंसर इज ड्वेन ब्रेवो। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। व्हाट डज ईबीएलआर स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट? हु वाज डिक्लेयर्ड द सीईओ ऑफ द ईयर एट ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स 2022? हु वाज डिक्लेयर्ड स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड एट Who was declared Startup of the Year at ET Startup Awards 2022? Who was declared the Social Enterprise? Who won the Social Enterprise Award at ET Startup Awards 2022? Which bank has appointed Kazat Barucha as Deputy Managing Director? How much salt consumption does the World Health Organization recommend per person per day? BJP leader and Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel is running for assembly elections in the state from which constituency? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन 7 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।